बिहार में तिनकठिया पत्ती में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। मतलब नील की खेती इतना पे आपको करना ही करना है, तो वो था 3/20, मतलब 20 में से तीसरा भाग। कह रहा है बिहार के तत्कालीन चंपारण के किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तिनकठिया पत्ती कहते थे। वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था और चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल थे, आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे। बाद में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए, गौर से सुनिएगा, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया जाता है। हाल ही मैंने एक क्वेश्चन देखा जिसमें इतना बढ़िया से परोसा गया था। इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो है किस घटना का परिणाम था। तो उसमें कई तरह के घटना दिया हुआ था, तो उसमें आंसर क्या जाता, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ गांधी जी का एक्शन। ठीक है, आगे याद करिएगा यहाँ पे कि जिसमें महात्मा गांधी स्वयं एक सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, इस कमेटी में महात्मा गांधी सदस्य थे। इस कमेटी की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों से अवैध वसूल से रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया था उसको 25% वापस भी इन्होंने इसमें करवाए थे। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं directstudy.com। यहाँ पे आपको आज क्लास में पढ़ाया जा रहा है बिहार का इतिहास, यानी बिहार से रिलेटेड जितने प्रश्न अभी तक एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप आंख बंद करके देखिए, मज़ेदार सेशन है, हर एक चीज़ आसानी से समझ में आएगा। और ये जो बुक चल रहा है आपको पता है, बिहार बीपीएससी पूर्वावलोकन है ये, और 32 वर्षों का जितना क्वेश्चन है टोटल में सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ। सारे लमसम हो गए हैं, 1-2 चैप्टर बचे हुए वही मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट इसका एक स्पेशल बना हुआ है घटनाचक्र पूर्वावलोकन का, आप जाके वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। एक और जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे कि इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलता है जो टेलीग्राम पे मिलता है। आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोग एकदम पहली बार सुने होंगे। बाबा ठाकुर दास पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? वो सोसाइटी था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी इन्होंने पटना में स्थापित किया था। डिटेल यहाँ आप देखेंगे और बता दें टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करिएगा। बाबा ठाकुर दास ने 1906 से 7 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन शुरू किया। बताइए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर दी मदरलैंड किनका है? तो बाबा ठाकुर दास का ही है। 1906 से 7 में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने करा था। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 जो था उसमें पटना किस चीज़ के लिए जाना जाता था? तो यहाँ पे बहावी आंदोलन का केंद्र था। ये बहावी आंदोलन का पटना केंद्र था, ध्यान रखिएगा। ये देखिए प्रश्न कह रहा है बहावी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ। बहावी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अरब से प्रारंभ हुआ था। इसके आदि प्रवर्तक के नाम अब्दुल बहाव था। मतलब जिन्होंने स्टार्ट करा था उनका नाम था अब्दुल बहाव। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ गया। प्रारंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। कैसा था? सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक, गौर से सुनिए, भारत में जो है बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। सैयद अहमद थे, इन्होंने ही यहाँ पे आगे बढ़ाया। 1830 ईस्वी में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। 1830 में पटना आए तो फिर यहीं पे आंदोलन शुरू कर दिया। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? और ये याद रखिएगा, विद्यानंद शर्मा वाला ये एक बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? तो मुंगेर में किसान सभा। ई नंबर आंसर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा एक चीज, यहाँ देखिए, कह रहा है बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922 से 23 में किसान सभा का गठन, ध्यान रखिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर और किसी द्वारा किया गया था। आगे करा, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने। 2-3 बातें जो है समझना है, एक से ज़्यादा आंसर जाएगा। श्री कृष्ण सी को भी टिक मारना पड़ेगा हमको।
और मोहम्मद जुबैर को भी मारना पड़ेगा 1922-23 में। किसान सभा का गठन मुंगेर में किसने किया था? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने। लेकिन सोनपुर में क्या हो जाता है, 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो सहजानंद सरस्वती जी को जाता है। और 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा का गठन स्थापना किया और इसके प्रथम अध्यक्ष भी वो स्वयं बने थे। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से बहुत लोग जुड़े हुए थे। इसका आंसर ई जाएगा, इनमें से एक से अधिक। कार्यानंद शर्मा हो गए, यदुनंदन शर्मा हो गया, स्वामी सहजानंद हो गए, राहुल संकीर्त्यान हो गए, सारे लोग जो थे बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। यह करा है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने करा? वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने करा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा, ध्यान रखिएगा कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना करने वाले सचिंद्र सान्याल थे। नाम ऐसा रहेगा इसमें कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि कौन होगा, मतलब आपको लगेगा कि हम भूल जाएंगे, बट बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। हम इसीलिए तो आपको ये पूरा बना के आपके बीच रख रहे हैं एक एक चीज। देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक संसाधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। क्लियर है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार, तो ये लिखने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शब्द आपको ध्यान रखना होगा, महात्मा गांधी एंड बिहार जैसे ही सुनिएगा सम रेमिनिसेंसेस, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का है, आपको माइंड में आना चाहिए। यहाँ देखिएगा जरा, उसी का डिटेल में थोड़ा सा दिया गया। महात्मा गांधी एवं संस वगैरह के लेखक राजेंद्र प्रसाद जी है। रेमिनिसेंस ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। महात्मा गांधी एवं बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये बिहार के ही थे। कह रहा है जुलाई 2019 में बिहार में महापाषाणिक जो स्थान है, मेगालिथिक साइट जिसको बोलते हैं, कि पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञ ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो कैमूर जिले का दौरा किया था। यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या, हाँ, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले की दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार में भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। आगे आपका जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण उनको कहा जाता है, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जो है जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ये डेट याद रखिएगा और ये संपूर्ण क्रांति याद रखिएगा। और 1974 में 5 जून 1974 को आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया। वो नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन 1999 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कह रहा है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को ही माना है। सांप्रदायिक जो चुनाव इसने लाया इसीलिए। देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1919 के दौरान मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। जब उन लोग का अलग कहा कि चुनाव ही हो रहा है तो उन लोगों को क्या ही टेंशन है, कहा कि अब हम अलग ही होंगे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसमें ई नंबर। कैसे, उसको समझिए, फिर से सुनिए। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ, कि गांधी मैदान कब उस जगह को कहने लगा? देखिए, गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व पटना लॉन था। आगे कहता है चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुआ था। समझे?
1918 में। कर यह स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा वर्ष 2013 में स्थापित की गई थी। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने उत्तर डी माना था, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, जो कि गलत है। ठीक है, इसका आंसर ई होगा। इसका कोई फिक्स तो है नहीं, गांधी जी के मरने के बाद इसको कहा गया था, इसीलिए। आगे आइए, अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ये मैं पहले भी कई बार बता रखा हूं कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1875 में उलिहातू गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी, समझे। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए थे, समझे। ईसाई बन गए थे, यहाँ तक आपने समझा। उनकी अपनी आत्म पिपासा शांत न हुई, ठीक है, जो मन के अंदर था। वो अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे। वह हिंदू धर्म की विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे। 1895 ईस्वी में उन्होंने एक नए संप्रदाय पर चलन किया। उन्होंने एक नया संप्रदाय चला दिया, कहा, जिसके आधार पर उन्होंने करा है बोंगो मतलब देवी देवता। बोंगो मतलब होता है देवी देवता इन लोग के भाषा में, ठीक है। बोंगो की जगह सिंह बोंगा मतलब एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे थे। आगे का रहा है, मुंडा विद्रोह के दौरान 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इनको प्लेग वगैरह कुछ करके बीमारी भी हो गया था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो आंसर क्या दीजिएगा? 3 फरवरी 1990। गड़बड़ है, 3 फरवरी 1900 होगा, पता है, ये गड़बड़ प्रिंट है यहाँ पे। 3 फरवरी 1900 इसको कर लीजिए, 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर मतलब सिंह भूम के जामको पाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। जून 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जवाब दीजिए। कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपना सरकार की घोषणा करा था कि मेरा सरकार है। भागलपुर राजमहल का क्षेत्र था, भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र, समझिए। यहाँ का 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का मुख्य जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था, उसकी मुख्य शिकायत भद्र लोग यानी सिविलाइज्ड पीपल अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उस संभ्रांत लोगों से थी जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हें भद्र लोग का पक्ष लेते थे, मतलब इस तरफ के लोगों का ही पक्ष लेते थे, बिहार यूपी बंगाल का, मतलब बंगाल यूपी कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि आदिवासी अपने शोषक को दिक कहते थे। आदिवासी क्या कहते थे? जो उनका शोषक है उसको दिक कहा करते थे। 1855 ईस्वी में सिद्धो कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए, अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर कर दी। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप से धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा भी कर दिया कि कंपनी का शासन यहाँ पे अब नहीं चलेगा। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई जगहों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम में कौन सा है, कहाँ पे पहले हुआ, उसके बाद कहाँ कहाँ हुआ? तो ये समझने के लिए आपको बी को समझना होगा कि पहले रोहिणी में, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। पहले रोहिणी, फिर पटना में आया, मेन केंद्र पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर चला गया। तो ये सीक्वेंस को थोड़ा सा समझ के रखिएगा। यहाँ पे अब आइए,
कह रहा है कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना, समझे, संथाल परगना जिलांतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में, देवघर के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 5वीं इरेगुलर कैवलरी की एक कंपनी का मुख्यालय भी था। 5वीं इरेगुलर कैवलरी की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या से पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ, समझे, पटना में 3 जुलाई तक, जून तो फिर जुलाई, इसके पश्चात 25 जुलाई को 1857 को मुजफ्फरपुर में, फिर जुलाई में ही 1857 को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया। तो ये सीक्वेंस ठीक है, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। अगला है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर, तो आंसर क्या दीजिएगा? 1733 को। बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन, बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का नायाब सूबेदार एवं डिप्टी गवर्नर बनाया। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायाब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खां को गिरिया के युद्ध 1740 में मार डाला। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। बिहार के कह रहा है अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार को उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। मतलब बिहार में अलग प्रांत बनाने के लिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा के समय, समझ लीजिए जरा। कह रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। पटना से निकालना चालू किया था, बिहार टाइम्स कहिए या बिहार समाचार पत्र, मतलब बिहारी। महेश नारायण या बाबू महेश प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुआ हुए, मतलब फिर ये चलाने लगे, अगुआ हुए मतलब ये चलाने लगे। आगे कह रहा है आपका कि ब्रह्मा देव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 यानी कि 22 मार्च 1912 को जो घोषित किया गया था, वो 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर बिहार और उड़ीसा प्रांत का उदय हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग एक राज्य बना दिया गया। आगे, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो बिहार एक अलग राज्य भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था। अभी आपने देखा, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 29 दिसंबर 2020 को बिहार और उड़ीसा को गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया। बिहार और उड़ीसा के गवर्नर। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अधीन बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग करके दोनों को एक नया प्रांत बना दिया गया था। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई डेट नहीं है। 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 होगा। देखिए यहाँ पे 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करके बिहार नाम से एक नया राज्य गठित कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 से यह प्रभावी भी हुआ। 22 मार्च को घोषणा हुआ और 1 अप्रैल 1912 को प्रभावी भी हो गया। 1 अप्रैल 1936 को, फिर से आइए, 1 अप्रैल 1936 को बिहार
एवं उड़ीसा दोनों को पृथक के रूप में अस्तित्व में आया। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है इसीलिए। बात समझ में आ रहा है? यहाँ 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुआ है, मतलब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है। अब 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को घोषणा हो गया था। कह रहा है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ है। ध्यान रखिए, बंगाल से बिहार अलग हो रहा है तो उड़ीसा के साथ ही अलग हो रहा है। तो 1912 में अलग हुआ था। अप्रैल 1912 में बिहार औपचारिक तौर पर भीतर बंगाल से अलग हो गया। 1913 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो वो था मुंगेर से। समझे? 1930-1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? वो था मुंगेर जिला। यहाँ पे देखा है वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यायन ने। समझे? 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा था? राहुल संकृत्यायन जी ने करा था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाए 1928 में हुआ था। देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहा के आदेश से वर्ष 1928 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में बिहार यूथ लीग की स्थापना किया गया था। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर और अपना सुझाव दीजिएगा कमेंट्स में, मुझे बड़ा बढ़िया लगेगा। बिहार में यद्यपि जमींदारी, समझे, जमींदारी संविधान संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तदपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों पर रह गया था। तो वो था प्रधान जाति के हिंदू के हाथ में रह गया था। समझे? डिटेल देखिए जरा। कर रहा है वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 में कर रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 तथा वर्ष 1959 में संशोधित किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही है? तो वो थी पटना से। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस महिलाओं में सरला देवी एक पहला नंबर पे आ जाती हैं, प्रभा देवी हो जाएगी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी, ये सभी थी। प्रभावती देवी पटना के स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, पटना से। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो आंसर हो जाए समाजवादी थे वो। अगला है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम आंसर हो जाएगा श्रीमती राम प्यारी थी। श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी थी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान भी किया। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? जब भी पूछे तो आप जवाब देंगे राम प्यारी। इन्होंने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, बताइए तो कमेंट्स में मुझे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था। दो ऑप्शन देता हूँ, 1930 में, 1920 में, या 1905 में, या 1942 में। बताइए तो जरा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर की सभा को संबोधित किया और लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए आह्वान भी करा था। यहाँ बताइए, आधुनिक बिहार का निर्माण किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता ना सच्चिदानंद सिन्हा को ही जाता है। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन करके, फिर से एक बार यहाँ से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो आप समझ ही रहे थे।
इन्होंने आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माण माना जाता है। क्यों से सुनते रहिएगा। कह रहा बिहार के बंगाल से पृथक आंदोलन की वे आत्मा थे। बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। समझे, यहाँ देखिएगा, इस लाइन पर देखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। इसके अतिरिक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भी आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। ऐसा नहीं इन्हीं को कहा जाता, उनको भी कहा जाता है। ऑप्शन से आपको टिक मारना है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, आएगा तो उनमें से एक से अधिक तो आप टिक मार दीजिएगा। कर राजनीतिक परिदृश्य अब देखते हैं, मतलब सिविक्स यहाँ से देखते हैं बिहार का क्या क्या अभी तक एग्जाम में आया। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। समझे, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, फिर चुनाव हुआ, तो बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो राय बहादुर सतीश चंद्र जी थे। यहाँ देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। भारत में राजीव रंजन सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। बाद में राजीव रंजन सिन्हा को चुना गया, उस समय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा को बनाया गया, राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधान में बदल दिया। एक सदनीय था, उसको द्विसदनीय बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद बना दिया, दो चीज बना। ये कब बना था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही क्या कर दिया, राज्य का जो दो द्विसदन था उसको हटा दिया गया और केंद्र का द्विसदन कर दिया गया था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा को पृथक कर दो प्रांत बनाए गए और प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। तदनुसार बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बदल दिया गया। इसके अनुसार बिहार में पूर्व से कार्यरत प्रांतीय विधायी परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया गया। जो पहले से कार्य चल रहा था उसको विधायिका को क्या कहा गया, विधान सभा कहा गया, तथा एक प्रथम उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का गठन हुआ। उच्च सदन में विधान परिषद का गठन हुआ, पहले से विधानसभा था, उसका नाम दे दिया गया। देखिए, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने कोई कारण था, क्या बोलता है उसको, इस्तीफा दे दिया। तो आंसर क्या चला जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण ऐसा इस्तीफा दिया था। देखिए यहाँ पे वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल में चुनाव परिणाम जारी हुआ। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित कर लिए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास को विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत कहलाता था उत्तर प्रदेश, एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेस सरकारों ने फरवरी 1938 में त्याग पत्र दे दिया कि भाई हम जब रिहाई ही नहीं करोगे जो भी राजनीतिक बंदी है उसको, तो फिर सरकार को ही त्याग पत्र दे दिया। भारत के कह रहा है निर्वाचित आयोग ने, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया। तो ये तो उस समय के लिए बढ़िया था, 25 सितंबर 1920 हो जाएगा। तो इसका डिटेल रहने देते हैं, ये हम लोग के काम का नहीं है, पहले का है, करेंट में था वो। बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ। फिर सुनिए, बिहार अंतिम विधानसभा चुनाव में, तो ये तो फिलहाल का है, ये उस समय का था, तो ये भी हम लोग के काम का नहीं है, 2000 के समय का है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर ये भी काम का नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, 2005 का ही क्वेश्चन है।
करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन कम से कम किस टाइप के आता है। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए चुने गए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह वर्ष 1996 में पहली बार वैशाली से समझे 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। वर्ष 2004-2009 तक वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे थे। अगला है 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या था? देखिए 96 में आया था तो 95 में कितना था? तो 55 के करीब था। यहाँ देखिए एक बार इसको पढ़ लेते वैसे क्या है, कह रहा है कि वर्ष 1995 के समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य का निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। ठीक है। सितंबर 2001 में जहानाबाद से अलग करके अरवल को एक नया जिला बनाया गया 2001 में। यहाँ है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। तत्पश्चात माधव श्रीहरि अने 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक बिहार के द्वितीय राज्यपाल रहे थे। नाम सिर्फ याद रखिएगा, डेट नहीं है इम्पोर्टेंट। पहला क्या थे? जयराम दास, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, दौलत वाला व्यक्ति होगा वही ना करेगा। उसके बाद माधव श्रीहरि अने। आगे कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित है? तो ये जो 1996 आया था उस समय का एक क्वेश्चन था, तो ये सब क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जरा, करेंट उस समय का रहा होगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ये ठीक है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1913 में बुलाया गया था। कह रहा है बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य थे। 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित करके और 19 मनोनीत सदस्य होते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? अभी आप लोग देखा था राजीव रंजन सिन्हा थे कुछ देर पहले। देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान मंडल को द्विसदनीय मानते हुए उनके उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का सृजन किया गया। इसके प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा राजीव रंजन प्रसाद थे। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो रांची बना था जब अलग हुआ था उस समय। देखिए रांची 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग कर दिया गया राज्य 28वां झारखंड बना था, इसकी राजधानी रांची बन गई। रांची वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने तक बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी हुई थी। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में किया गया था 15 नवंबर के दिन। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ था, नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ही थे जिन्होंने करा था। वर्ष 1907 में महेश नारायण का देहांत हुआ। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालते थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा बने। बिहार में बंगाल में पृथक राज्य की दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में आयोजित क्राउन के दबाव में स्वीकार कर लिया गया। ब्रह्मदेव प्रसाद, अली इमाम, मजहर उल हक और हसन इमाम भी डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए थे।
आगे कह रहा है कि वर्ष 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उदय हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रमंडल को बिहार से अलग कर नया राज्य बना दिया गया। बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार की स्थापना कब की? आंसर हो जाएगा आपका 1912 में। इतना बात हमको लगता है आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए आगे आइए। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बताइए, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में ही किया गया था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो फिर से आ जाए 1936 में। 1 अप्रैल का दिन था, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा ही वो जगह था। देखिए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। बंगाल के बीरभूम। वे वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने थे। वे वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हो गए थे। समझे? 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भी थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यहाँ पे प्रथम भारतीय गवर्नर बिहार का पूछ रहा है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, प्रसाद नहीं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो अभी आपने देखा। 1921 में ये गवर्नर पद से त्यागपत्र दिए थे बिहार उड़ीसा से, और 4 मार्च 1928 को इनका मृत्यु हुआ था। समझ गए होंगे। कह रहा है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत की राज्य की संख्या कितना है? तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य का संख्या है 4। आप जरा मन में रिवाइज कीजिए। यूपी है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है। देखिएगा क्या क्या है। प्रश्न काल में संयुक्त बिहार की सीमा 4 राज्य से लगता था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से मिलती थी। विभाजन के पश्चात अब बिहार की सीमा स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है एक, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। एमपी हट गया क्योंकि वो झारखंड के साथ हट गया था टचिंग। इसमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो बोकारो, गोंडा, रांची, ये सभी वहीं का है। इनमें से कोई नहीं आंसर जाएगा। देखिए, कह रहा है गोंडा हो गया, रांची एवं बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के अलग हैं, राज्य के अंग है। कहने का मतलब झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। 15 नवंबर 2000 को गठन के समय झारखंड में 18 जिले थे, परंतु बाद में 6 नए जिलों लातेहार, रामगढ़, जामतारा, खूंटी, सिमडेगा एवं सरायकेला खरसावा का गठन किया गया। ये हम लोग के लिए काम का है नहीं, ये पूछेगा नहीं वहाँ का, बस याद रखेगी 18 से 24 हो गया। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? महिला आयोग की अध्यक्षता, तो आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं करेगा। करा किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्र होता है। यथा सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा विधि से होना चाहिए। सही उत्तर विकल्प डी है। वर्तमान में बिहार महिला आयोग की अध्यक्षता श्रीमती मधवेबा देवी थी 1996 में। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये फिलहाल टाटा बाबा का ही है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये 2022 का ये है। हटाइए इस क्वेश्चन को।
अच्छा, ये क्वेश्चन एक छूट गया, ये इंपॉर्टेंट था नीचे वाला। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो वो व्यक्ति था अखलाल उर रहमान किदवई। उपयुक्त प्रश्न के लिए विकल्पों में से जो अखलाल उर रहमान किदवई ने बिहार राज्यपाल के रूप में 2 बार पद संभाला है। इन्होंने बिहार में राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 को पदभार संभाला और 15 मार्च 1985 तक इस पद पर बने रहे। इन्होंने तत्पश्चात उन्हें 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल बनाया और 26 अप्रैल 1998 तक बने रहे। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बना? अच्छा क्वेश्चन है। तो महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। देखिए कह रहा है बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जो है जनता दल मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। वे मार्च 1967 में जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे थे। ठीक है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सा है? अनुसूचित जनजाति संथाल है बिहार में। समझे, बिहार की प्रमुख जनजाति संथाल, उरांव है, गोंड है, खरवार है। यद्यपि संख्या रूप से बिहार में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में इसका संख्या जो है साक्षरता प्रतिशत 55.68% भी है। कह रहा है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो 45.85% जमीन, अप्रोक्सली आधा, 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल इतना था, समझे। और इसमें से इतना वर्ग किमी क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। पुराने बिहार राज्य का लगभग इतना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बन गया। वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर वर्ग किलोमीटर अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अगर सीधा लंबाई नापिएगा ऐसे तो किलोमीटर, और इसको ऐसे करके इधर और इधर दोनों नापिएगा तो उतना वर्ग किलोमीटर हो जाता है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो उस समय के हिसाब से देखिएगा तो 37 जिला रह गया था। यहाँ देखिएगा झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड गठन से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड जो है 18 जिला लेकर चला गया। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला जो है अरवल बना था। अगस्त 2000 में जहानाबाद को विभाजित करके एक अरवल जिला को बना दिया गया था। कह रहा है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो अभी भी उतना ही होगा, समझे। 9 होगा, 9 से पटना टच है। देखिए कैसे कैसे टच है। पटना जिले की सीमा जो है भोजपुर से सटता है, सारण से सटता है, वैशाली से सटता है, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिलों से संबंध है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूमि। समझिए, बिहार के कौन से जिले से कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम के क्षेत्र से दिया गया था। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालिक मानभूम जिले से स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो M.L. मजूमदार। बहुत पहले का श्री M.L. मजूमदार जो है 2000 से इतना ही, तो उस समय के करेंट का था भाग। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो इससे पहले का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितना है? टोटल कितना वार्ड है? तो यहाँ कह रहा है कि पटना महानगर में वार्डों की संख्या 75 है फिलहाल। ठीक है। पटना नगर निगम की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा किया गया था। बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितना है? बिहार में लोकसभा सीट पूछ रहा है, तो सबको आपको जानना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा, सभी। तो आंसर दीजिए। 1 मिनट, बहुत पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम बताता हूँ। यहाँ पे लोकसभा का 40 सीट है, राज्यसभा का आपका सॉरी रुक जाइए, राज्यसभा का 16 सीट है। उसके बाद हो जाता है आपका
विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का आपका हो जाएगा 243 सीट है और इसका 75 है, विधान परिषद 75। आगे बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है, तो वो पहले का क्वेश्चन है तो इसे छोड़ना पड़ेगा। बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये तो सही है, लोकसभा के लिए 40 सीट चुने जाते हैं। हाल ही में बिहार के कौन सा नया राज्य बना है? तो ये उस समय का क्वेश्चन था, फिलहाल अभी भी हम लोग के लिए पूछा जा सकता है। तो झारखंड बना था, 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना, जो कि 28 राज्य किया गया था, 28वां राज्य। कहता है किस वर्ष से झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड जो है 2000 में अस्तित्व में आया। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बनी थी? तो रांची बना था। यहाँ एक चीज़ यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नए राज्य झारखंड बनाया गया, इसकी राजधानी रांची बन गई। रांची ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। झारखंड राज्य स्थापित हुआ, फिर से मारिएगा 2000। फिर कह रहा है नीचे में क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। शिफ्टन डेविड शिफ्टन। यहाँ देख लीजिए, सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है 7 अप्रैल 1932 से 12 अक्टूबर 1934 तक तथा पुनः 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 से बिहार एवं उड़ीसा के राज्यपाल रहे और फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 बिहार के राज्यपाल रहे। उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। उनके बाद 11 मार्च 1937 को सर मॉरिस गार्नियर हैलेट थे, राज्यपाल बन गए थे। बिहार का भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो आंसर क्या दीजिएगा आपका? 1912 में बना था। देखिए 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नामक एक नए राज्य का गठन किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को प्रभावी भी हो गया। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। फिलहाल ठीक है, लेकिन आना चाहिए था इसका आंसर क्या? कहने का 1936 आना चाहिए था ना, स्वतंत्र एकदम पूछ रहा है। बिहार बंगाल से अलग हुआ तो ये 1912। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, यहाँ पे है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद के लिए किया जाता है। बिहार दिवस डैश मनाया जाता है? 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में? जी नहीं, कलकत्ता तो आएगा नहीं। 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी अलग होने के लिए? जी नहीं, ये होगा 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, भारतीय राज्य के रूप में, तो 1936 में। यहाँ देख लीजिएगा, वर्ष 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। वर्ष 1936 में बिहार भारत शासन अधिनियम 1935 जो है बिहार में एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया। इस कारण प्रश्नानुसार लोकसभा आयोग ने इसका उत्तर 36 ही माना है। कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1936 को हुआ। किस अधिनियम के तहत बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में भारतीय संविधान सभा सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के, तो एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा, समझे कैसे? उसको यहाँ से समझिए। 9 दिसंबर 1946 को बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा साम्यवादी के अध्यक्ष के अस्थायी रूप में चुने गए। तो एक तो ये हो गए।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के पहले अस्थायी सदस्य चुने गए। तो राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ ये है। आगे है, बिहार के संविधान सभा के 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जगजीवन राम हो गए, A.N. सिन्हा जो है अनुग्रह, फिर सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, जगजीवन राम हो गए। तो इस तरह के बहुत लोग जो तो बिहार से थे। आगे कह रहा है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल किसने किया? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऐसा क्वेश्चन हम तब से देख ही रहे, सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। इसके अलावा भी एक व्यक्ति बताए थे, ध्यान दीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा कह रहा है भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक थे, शिक्षाविद थे, अधिवक्ता एवं पत्रकार भी थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक आंदोलन में वे आत्मा थे। बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों से ही प्रतिफल था। करा सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी चुना गया था। कारण है कि सबसे बुजुर्ग थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो ये 38 सीटें। देखिएगा जरा, कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं सदस्य की संख्या, जिसमें से 203 सीटें सामान्य हैं, 38 अनुसूचित जाति, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जनजाति 2, 38 नॉर्मल। आई करा, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006 में प्रदान किया गया। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का दिन है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। कह रहा है, यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 को लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर में ग्राम पंचायत आता है, दूसरा में आपका प्रखंड स्तर आता है, इसमें पंचायत समिति होता है, फिर जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। क्लियर है बातें? कह रहा है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो आंसर क्या दिया? श्री कृष्ण सिन्हा। समझिए जरा, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? समझने की कोशिश। श्री कृष्ण, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री थे। समझे, वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, असल में मुख्यमंत्री थे लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था, बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण से पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्युपरांत 31 जनवरी 1961 तक इस पद पर रहे थे। ये खास बात है। आगे रहा है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया था बलदेव सहाय ने। कह रहा है, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता के अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दे दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को स्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने 1942 में अपना पद त्याग दिया था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा ये। कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया। वर्ष 1969 में विधायक बने। उसके बाद वर्ष 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। वर्ष 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों से अंतर से जीते। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। आगे कराया, वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन भी हो गया, 8 अक्टूबर 2020 को।
मैच द कॉलम है, इसका मैच कराना है। बिहार के राज्यपाल, ये जब क्वेश्चन आया था 2022 का था, इसको फिलहाल छोड़ दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो बिहार का। यहाँ समझिएगा, बिहार के 6वें राष्ट्रमंडल संघ सीपीए भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इसका आयोजन 16 फरवरी 2018 को पटना बिहार में किया गया था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। सीपीए का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ये क्वेश्चन पुराना वाला था। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में। यहाँ से समझिएगा कि भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहाँ लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान वर्ष 1970 में पारित किया था, लेकिन वहाँ यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर अस्तित्व में आई थी। अगला कराए एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो। आदर्श सेन आनंद जो है, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2001 तक था। इसका जन्म वर्ष 1936 में जम्मू में हुआ था। आगे है नौकरशाही का कार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। नौकरशाही का प्रमुख कार्य प्रशासन चलाना है। विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को एक उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह इस नीतियों को लागू करे। कार्यपालिका इस नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाती है। साथ ही साथ नौकरशाही दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में मंत्रीगण की सहायता भी करते रहते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम, ये हो जाएगा 1982 में हुआ था। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम बीएचपीसी बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1982 में हुई थी। यह बिहार राज्य सरकार का एक उपक्रम है। यह बिहार राज्य में सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं यथा जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, बायोमास आदि के विकास, स्थापना, समन्वय, वित्तीय संवर्धन सारे कार्य करती है। अब हम लोग ज्योग्राफी भी देखते हैं। मतलब अभी आपने देख रहा था क्या? तो सिविक्स देख रहा था, ठीक है, जिसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं। अब जो चालू हुआ है यहाँ से, ये हो गया आपका ज्योग्राफी, भूगोल। देखिए बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच में। ये लॉन्गिट्यूड देखिए, पहले ये समझिए ऐसे ऐसे जो होता है लाइन, ये है देशांतर, और ऐसे 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 जो होता है उसको अक्षांश बोलते हैं। ये अक्षांश है, ये जो लाइन है इसको देशांतर बोलते हैं, रेखा। अब समझ लीजिए इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि इसमें मिनट नहीं लगाया गया, सिर्फ डिग्री डिग्री दिया, इसीलिए ये गलत है। इसका डिटेल यहाँ है। बिहार राज्य जो है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। 83 से 88, 17 से 19, 83 में 5 जोड़ के 88 आता है, इसमें 2 जोड़ के आता है, इसमें 10 घट के आता है। कुछ कैलकुलेशन करके रखिएगा तो शायद याद रहे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये स्टार लगा हुआ है क्योंकि इसको समझिए ज़रा, ये क्वेश्चन 95 में आया तो उस हिसाब से कुछ और आंसर जाएगा। फिलहाल देखिए कैसे बदलेगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार राज्य से पश्चात बिहार से क्षेत्रफल इतना था, जब साथ में था तब इतना था 94,100, सॉरी हटने के बाद इतना है। यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात सबसे बड़ा राज्य बन गया है। कह रहा है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर हो जाएगा 94,163। ये डाटा याद कर लीजिए।
वर्ग किलोमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। अगला है आपके सामने ही है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर मनन करिए। तो करते हैं मनन। कह रहा है बिहार के घरेलू उत्पादन के एक मिनट, ये क्वेश्चन पुराना डाटा का, इसको छोड़ दीजिए। कह रहा है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो आंसर इसमें दीजिएगा भारत और नेपाल सीमा के समांतर। भारत का तराई प्रदेश कहाँ पे जाएगा, तो स्टार मार्किंग क्वेश्चन में जाएगा ये, ठीक है। भारत नेपाल के समानांतर, देखिए यहाँ कैसे बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण का पहाड़ी भाग। दक्षिण का पहाड़ी भाग यहाँ कर रहा है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार राज्य में दक्षिण के पहाड़ी भाग का एक भाग है। यह छोटा नागपुर पठार का एक विस्तार है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है, तो आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र। सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा है। सोमेश्वर पहाड़ी और दून पहाड़ी बाह्य हिमालय श्रेणी के भाग है। सोमेश्वर और दून श्रेणी या चंपारण में लगभग इतना 364 वर्ग मील में विस्तृत है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो क्या आंसर दीजिएगा कछारी मिट्टी से। बिहार अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोमट या कछारी मिट्टी। देखिए सूची 1 में कह रहा है कृषि जलवायवीय क्षेत्र का, सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सुमेलित कीजिए तथा सूची के हिसाब से जवाब दीजिए। ये बहुत पहले का डाटा है तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चल नहीं, ये काम कर जाएगा, रुक जाइए। 2005 का है ना ये ठीक है, ये चल जाएगा, ज़्यादा भी पुराना डाटा नहीं है। देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर आप देखिएगा ना, ये सामने ही दिया हुआ है 1.29, सॉरी वही तो कहे मैं, यहाँ से होगा 29.87% है। दक्षिण बिहार मैदान का अगर देखिएगा तो 23.71% है। छोटा नागपुर का पठार 26.14% है। छोटा नागपुर पहाड़िया जो है 20.28% है, समझे। कह रहा है जनजाति और जेल के निम्न जोड़ों में से, जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मुंडा जमुई में है, ये गड़बड़ है। संथाल बांका में मिल जाएगा, उरांव सुपौल में मिल जाएगा, खरबार जो है भागलपुर में मिल जाएगा। यहाँ कह रहा है मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर रोहतास में मिलेगा, जिले में निवास करती है। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है, शेष युग में सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाती है। दक्षिण गंगा का है ये बात, तो पटना वैशाली ये दक्षिण गंगा का मेल नहीं खाती है। एगो एक तरफ है, एक तरफ है। कैसे समझिए, बिहार में गंगा के मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली उत्तरी गंगा क्षेत्र में आती है, जहाँ से मैं निवास करता हूँ। बिहार में कह रहा है बलसुंदरी या ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। बलसुंदरी हो गया, ताल हो गया, करैल कैबाल हो गया, बलथर हो गया, खादर हो गया, बांगर हो गया, बहुत तरह के। बिहार में बलसुंदरी, ताल, कैरल एवं बलथर मिट्टी पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बलसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्र में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी उत्तर बिहार में है, बांगर क्षेत्र होता है जहाँ पानी हमेशा नहीं आता है। पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिण तट के दक्षिण में निम्न भूमि क्षेत्र है। बलथर मृदा गंगा के मैदान की दक्षिण सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य पाई जाती है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खड़गपुर पहाड़िया बहुत पुराना है। समझ लिया रहा, खड़गपुर पहाड़िया जो है धारवाड़ क्रम की है, ठीक है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का है। उत्तरी पश्चिम पहाड़िया शिवालिक हिमालय के भाग है जो तृतीय क्रम की है, तथा उत्तर मैदान नवीनतम है।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ में नहीं आता है, तो ये जो रोहतास है धारवाड़ में नहीं जाता है। रोहतास पठार जो आ जाता है बिंद क्रम में आ जाता है। यहाँ समझिए, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी, ध्यान रखिएगा। धारवाड़ कहाँ मिलेगा? तो दक्षिण पूर्व। अब बिहार को 4 भागों में बांटिए, दक्षिण पूर्व ये क्षेत्र आती है, जबकि रोहतास जो है इस तरफ में आता है, दक्षिण पश्चिम बिहार भाग का हिस्सा है। इस क्षेत्र में बिंद क्रम की चट्टान है, इधर बिंद क्रम का चट्टान है, और इस तरह में धारवाड़ क्रम बिंद धरवार पाई जाती है। बिहार में बिंद क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है, इधर बिंद क्रम और इधर में धारवाड़। अगला प्रश्न पर आइए, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण में आपको पिडमोट मिट्टी मिल जाएगा। देखिए, बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ मिलनी पाई जाती है। पिडमोट दलदली मिट्टी जो पश्चिम चंपारण जिले में पश्चिमी उत्तर भाग में पाई जाती है, यहाँ पे पश्चिम उत्तर। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ये सब तराई मिट्टी। गांगेय जलोढ़ बिहार मैदान गंगटोक जलोढ़ दोनों नए और साथ पुराने, मतलब बीच से ऐसे गया है तो इसके इस क्षेत्र में हो गया और इस क्षेत्र में हो गया। और नीचे 2 को बताया हूँ, बिंद क्रम और धारवाड़ क्रम। करा निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला मैदान। कह रहा है बिहार का मिथिला मैदान का भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, जबकि गंगा सोन विभाजन जो है अंग मैदान और मगध मैदान का भू आकृतियाँ खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक सांकेतिक रूप से पंजीकृत नहीं है? तो इनमें से एक से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट, ये तो सब है जी। इसमें चारों जो है ना ये पंजीकृत है, जीआई टैग वाला। देखिए यहाँ पे जैसे असम के मूंगा रेशम, असम में होता है मूंगा रेशम का जीआई टैग 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 को भौगोलिक सांकेतिक देखिए जर्नल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान जिसको कतरनी धान बोलते हैं, मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक सांकेतिक रूप में सूचीबद्ध है। यहाँ देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जिसे प्रदर्शित की जाती है, ये तो आपको ध्यान ही रखना होगा, तो ये हो जाएगा CWG, ये रटना पड़ता है, ठीक है। क्या रहा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG के प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि थारवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो C2 कैसा है? C2। कोपेन के CWG और C2, तो दोनों में C कॉमन आता है, तो इससे थोड़ा याद रहेगा। देखिए थारवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार के, C2 जलवायु नमी युक्त उपाद्र जलवायु में काउंट आता है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध से नहीं बहती है। दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण से बहती है। यहाँ देखिए कह रहा है गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर से जाता है भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार के कोसी मगध जोड़े जो है यहाँ से नहीं बहती है। मुजफ्फरपुर दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाएगी? तो उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी बोला जाएगा। यहाँ से समझिए, कह रहा है दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती आदि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से नए लाए गए मालों या गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान के लिए, गेहूं, पटसन, गन्ना, अदर फसलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और भी चीज़ है लेकिन मेनली चूना पत्थर। देखिए कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार से चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग भी लगाया गया है, जहाँ पे यहीं से जाता है चूना पत्थर सीमेंट बनाने के लिए। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में उत्तर वाला जो भाग है वो बाढ़ के लिए मेनली फेमस है। देखिए उत्तर बिहार लगभग 7.3% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्व में कौन सा स्थित है? अगर ये बिहार है तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे पूर्व में कटिहार आपको मिलेगा। ये बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे मिलेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, जवाब दे पाइएगा आप लोग। थोड़ा समझते हैं, इसका डी आंसर दिया गया है। करा बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी जो है, सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। इन सभी से नया है। ये जो तीनों पहाड़ी हम लोग देख रहे हैं उन सभी से बिहार में सोमेश्वर श्रेणी नया है। चाहे पार्श्वनाथ पहाड़ी हो, राजमहल की पहाड़ी हो, खड़गपुर की पहाड़ी, सभी से नया है। कह पटना का स्थानीय समय क्या है? तो भारतीय मानक समय से आगे है ये पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का जो समय है मानक समय वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है से निर्धारित होती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.30 घंटे आगे है, जो कि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। कुछ समझ में आया? तो अगर 82 से जितना ज़्यादा पूर्व में बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा उसका समय बढ़ेगा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कह रहा है कि बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन में नहीं है तो ई डाल दिए, राजगीर आंसर में जाएगा, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। इन 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी। देखिए फिर से सुनिए, इन 5 पहाड़ी का नाम एक है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी। गया 3 ओर से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिनका नाम मंगलागौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनि है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा साझा करते हैं। आर्थिक परिदृश्य मतलब यहाँ से इकोनॉमिक सब आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ है इसमें है, इकोनॉमिक्स है। मैं आगे और देख के 1 मिनट बताता हूँ आपको। हर चैप्टर से बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से ज़्यादा इकोनॉमी एक तरह से कहा जाए तो रहता है। ये सब देखिए इतना सारा जो है प्रश्न उसी से। अब इसके बाद आएगा कुछ पुस्तक वगैरह है जो बिहार के लोग लिखा है, ये सब तो उसी में लेकिन असल में जाएगा। उसके बाद विविध भी कुछ है। तो चलिए कोई नहीं, आगे और भी क्लासेज हमें लाना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा सेशन लगा कमेंट्स में मुझे बता दीजिए ज़रा। आपके कोई सुझाव है ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।